एन से एस की तरफ जाती है, बाहर अंदर एस से एन की तरफ जाती है, इससे एक बंद वक्र बनता है, इसे लूप या पास कहा जाता है। ठीक है, चुंबक के ध्रुवों को पृथक नहीं किया जा सकता है। चुंबकीय ध्रुवों पर आकर्षण प्रतिकर्षण अधिक होता है। समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो ये नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए। अब चुंबकीय क्षेत्र, भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये चुंबक है मेरे पास, तो इसके आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यहां पर कोई वस्तु रखी है तो इसको वस्तु की चुंबक नहीं चिपक रही है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय नहीं, मतलब चुंबक को आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन इस अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबक से इतनी दूर रखा गया है कि वह चुंबक इसको कैच नहीं कर रही है। इसका मतलब ये अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रखा हुआ है। अगर इसको मैं यहां रख देता हूं तो ये इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित अनुभव करेगा, अर्थात यह चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव छोड़ता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे बी वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। क्या विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है? बिल्कुल सर। ओरस्टेड का नियम सुनिए, ओरस्टेड का नियम। ओरस्टेड ने बच्चों एक प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पर उसने नियम दिए। वो नियम क्या थे, वो नियम क्या थे चुंबकीय क्षेत्र के? तो चुंबकीय ओरस्टेड का नियम क्या था, इससे समझने के लिए इसका एक प्रयोग समझते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या लिया, एक कुंडली ली बच्चों, कुंडली इस प्रकार से, उसमें लगा दिया उसने गैलोनमीटर जी, गैलोनमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। इसके बारे में बता चुका हूं, वोल्टमीटर, एमीटर और गैलोनमीटर। वोल्टमीटर से विभव नापते हैं और समांतर क्रम में लगाते हैं, ध्यान रखना। एमीटर से धारा नापते हैं बच्चों और श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। और गैलोनमीटर से क्या नापते हैं? कुछ नहीं नापते, धारा का पता कर सकते हैं, धारा का पता कर सकते हैं कि भाई इसमें करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, पता लगाया जा सकता है या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर गैलोनमीटर है, यहां पर कंपास बॉक्स रखा है, कंपास बॉक्स, दिक सूची जिसको बोलते हैं, जिसमें जो निडिल होती है, सुई होती है, चुंबक की बनी होती है, मैग्नेट की। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ गैलोनमीटर है, यहाँ धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 प्रयोग किए थे, नंबर 1 है उसमें। पहला प्रयोग ये था कि उसने ऐसी कुंडली ले ली, गैलोनमीटर में उसने धारा का कोई स्रोत नहीं जोड़ा, मतलब बैटरी नहीं जोड़ी। चलो बैटरी नहीं जोड़ी तो इससे समझ लो आप, ये लो साहब, इसने बैटरी तो जोड़ दिया लेकिन इसने स्विच को ऑन नहीं किया, स्विच को ऑन नहीं किया, ध्यान देना, स्विच को ऑन नहीं किया तो धारा ही नहीं जाएगी भाई सर्किट में, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हुआ है, यानी कि इस कुंडली में अभी तक कोई करंट नहीं है। तो साहब इस कुंडली में करंट नहीं है तो दिक् सूची में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई विक्षेप नहीं होगा, कोई विक्षेप नहीं होगा। समझ गए बात को? दिक् सूची में कोई विक्षेप नहीं होगा, मतलब दिक् सूची की सुई इधर भी नहीं जाएगी, इधर भी नहीं जाएगी। क्यों जाएगी भाई, आप बताओ क्यों जाएगी? इसमें धारा ही नहीं है और नहीं यहाँ पर कोई और अन्य चुंबक रखा है कि इस चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, तो ये सुई तो यहीं की यहीं रहेगी बच्चों। तो सर, तो उसने दूसरा प्रयोग किया, अर्थात पहले प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला? पहले प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक किसी धारावाही कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो कुंडली में कोई विक्षेप नहीं आता है, दिक् सूची में कोई विक्षेप नहीं आता है, अर्थात कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करती है। तो साहब दूसरा प्रैक्टिकल किया इसने, बोला कि एक काम करो, स्विच को ऑन कर दो, स्विच को ऑन कर दो। जैसे इसने स्विच को ऑन किया करंट बहने लग गई बच्चों, देखो ये बहने लग गई करंट, इधर से इधर गई। अब इसने ऐसा किया, जैसे इसने स्विच को ऑन किया तो ये सुई है इधर आ गई भाई, ये वाली सुई है ना, विक्षेपित होकर इधर आ गई।
देख लो, टच नहीं हो रही फिर भी आ गई। इसका मतलब उसने निष्कर्ष निकाला कि जैसे कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है, क्योंकि ये कुंडली चुंबक होगी तभी दूसरी चुंबक को अपनी ओर खींचेगी या रिपेल करेगी, या तो खींचेगी या रिपेल करेगी, या तो आकर्षित करेगी या तो प्रतिकर्षित करेगी। तो इसने सोचा कि यहाँ पक्का एस बना होगा, तभी तो ये एन को अपनी ओर खींच रही है, और यहाँ पक्का एस तो ये एन बना होगा, अर्थात ये चुंबक बन गया। अर्थात उसने कहा कि जैसे ही कुंडली में धारावाही कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, स्विच को ऑन किया जाता है, तो वह कुंडली चुंबक की तरह व्यवहार करती है, वह कुंडली चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तीसरी कंडीशन क्या ली बच्चों? इसने कहा कि एक काम करो, अब की बार थोड़ा बैटरी को है ना उल्टा लगाओ, स्विच को तो ऑन करेंगे लेकिन बैटरी को उल्टा लगा दो। ये स्विच ऑन कर दिया, अब धारा इधर जाएगी, और दिक्सूची उसने यही रखी। तो उसने क्या देखा कि जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो ये सुई इधर विक्षेपित हो जाती, इधर, यानी कि इसका एन इधर चला जाता है। इसका मतलब एन यहां बना होगा और ये एस है, तो एस को खींच कर लाई इसने, ये एस बना होगा। तो इसने तीसरे प्रयोग में भी ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे कुंडली में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है तो दिक्सूची में विक्षेप भी विपरीत दिशा में आता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पक्का जो है, अगर किसी धारावाही कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। बात समझ में आ गई? किसी धारावाही कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह कुंडली चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, इसके बाद क्या आया बच्चों? ओरस्टेड के नियम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आया कि भाई एक काम बताओ कि इसकी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। भाई जहां चुंबक है वहां चुंबकीय क्षेत्र होना तो लाजमी है, होगा ही होगा भाई। तो बोले साहब इसकी दिशा ज्ञात करने के नियम बताओ। अब उसने नियम बताए, अब सुन लेना ध्यान से, चुंबकीय टॉपिक सुन लेना इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। पहला नियम दक्षिणी हस्त नियम। दक्षिणी हस्त नियम, चापट नियम, चापट का नियम भी कहते हैं इसको, समझ रहे हो? तो दक्षिणी हस्त नियम, इस नियम, और दूसरा नियम क्या था बच्चों? दक्षिणावर्ती पेच नियम। दक्षिणावर्ती पेच नियम, ये दो नियम इंपॉर्टेंट है। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करूंगा। भैया एक बार बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या तो बोर्ड के तल के अंदर की ओर हो सकती है या बोर्ड के तल के बाहर की ओर हो सकती है, बस दो ही हो सकती है। सुन लेना ध्यान से। अगर आपको ऐसा दिखाई दे कभी सिंबल, तो इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और क्या है, उसकी दिशा अंदर की तरफ है। और अगर आपको ऐसा दिखाई दे कभी जिंदगी में, तो आपको लगा लेना चाहिए कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है और उसकी दिशा क्या है, बाहर की ओर है। ठीक है बच्चों? और एक बात सुनो, अगर जैसे घड़ी चलती, वैसे दिशा अगर आती इस नियम से आएगी, स्क्रू के नियम से आएगी। अगर घड़ी चलती है जैसे आए, देखो बात सुनो इधर, अगर घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे आ रही है, घड़ी की दिशा में आ रही है तो अंदर की तरफ मानना, और घड़ी के विपरीत दिशा में आ रही है तो बाहर की तरफ मानना। क्योंकि देखो बुलेट ऐसे कसते हैं तो बुलेट अंदर जाता है, और बुलेट ऐसे खोलते हैं तो बुलेट बाहर आता है। समझ गए? अंदर जा रहा है क्लॉकवाइज, बाहर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो धारा अंदर है या बाहर है, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर डिपेंड कर लेता है। एक मिनट रुकिएगा दोबारा से। हेलो, दक्षिणावर्ती पेच नियम और दक्षिण हस्त नियम, ये पढ़ा रहा था मैं। देखिए दक्षिणावर्ती हस्त नियम क्या है? इस नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे को, यानी कि सोड़े हाथ को, राइट हैंड को, सोड़े हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में करें तो अंगुलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के दक्षिणी हस्त को अंगूठे को धारा की दिशा में करें तो अंगुलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। क्लियर है? दोबारा से समझिए,
इस नियम के अनुसार यदि दक्षिणी हस्त के अंगूठे को धारा की दिशा में करें तो अंगुलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। जैसे अंगूठा है धारा की दिशा में बच्चों, ये मान लो, अब सर धारा की दिशा में कैसे बताया नहीं सर, यहाँ मान लो धारा इधर बह रही है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए उधर भी बहाएंगे, चिंता मत करो, धारा इधर बह रही है अंगूठे किधर करोगे बच्चों, धारा की दिशा में कर दिया साहब, अंगुलियों घुमाओ, घुमा दिया अंगुलियों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, क्लॉकवाइज अंदर की तरफ। समझ गए? एक बार दोबारा से समझिए। दोबारा से समझिए एक बार। इस नियम के अनुसार यदि दक्षिणी हस्त के अंगूठे को धारा की दिशा में करें तो अंगुलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ये लो भाई, अंगूठा है धारा की दिशा में कर दिया, अंगुलियां घुमाओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यक्त करेगा। समझ गए? सर धारा ऐसे हो तो लो साहब, ऐसे धारा बह रही, अंगूठे को ऐसे करो, ऐसे लाओ, देखो अब एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत। तो इस नियम के अनुसार दक्षिणी हस्त के अंगूठे को धारा की दिशा में करें, धारा की दिशा में करें तो अंगुलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। क्लियर मेंशन है। और उसके बाद में दक्षिणावर्ती पेच नियम सुनो। दक्षिणावर्ती पेच को इस प्रकार घुमाएं कि वह धारा की दिशा में चले तो पेच का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा। लिख लो, देखो मान लो अगर ये है, इसमें धारा इधर बह रही है तो पेच को कसेंगे, अंदर जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा, धारा इधर बह रही है, खोलेंगे, इधर आएगा। समझ रहे हो ना? दक्षिणावर्ती पेच नियम सुनो। इस नियम के अनुसार यदि दक्षिणावर्ती पेच को इस प्रकार घुमाएं कि वह धारा की दिशा में चले तो पेच का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। रट लो इसको, चाहे लिख लो आप, एक नंबर में आ सकता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दक्षिणावर्ती पेच नियम क्या है या दक्षिण हस्त नियम क्या है। सबसे पहले तो ये नियम किसके लिए है बच्चों? ये नियम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है। अब एक छोटा सा पॉइंट आता है चुंबकीय फ्लक्स। क्या आता है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स, जिसे फाई से व्यक्त किया जाता है। तो देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स को समझिएगा। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? एक्चुअल अर्थ क्या है इसका, रटने की बजाय इसको समझना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर हम एक इकाई पृष्ठ ले लेते हैं साहब, इकाई पृष्ठ क्या होता है? तो साहब जिसका एरिया है 1 यूनिट होगा, इकाई पृष्ठ होगा, मतलब जिसकी लंबाई भी 1 होगी और चौड़ाई भी 1 होगी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 1 गुणा 1 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1 को क्या कहेंगे? यूनिट एरिया। अगर इकाई क्षेत्र, इकाई पृष्ठ बोलते हैं बच्चों इसको। अगर इकाई पृष्ठ से, ध्यान देना, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में मैं समझा चुका हूं आपको। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? मैंने बताया चुंबकीय बल रेखा किधर से किधर जाती है बच्चों? एन से एस की तरफ जाती है सर, और भीतर एस से एन की तरफ आती है। बाहर तो एन से एस की तरफ जाती है और भीतर एस से एन की तरफ जाती है। इससे एक बंद वक्र बनता है, इसे लूप कहते हैं या पास कहते हैं। बताओ एक नंबर में ये भी बन सकता है कि नहीं? अब आप खुद महसूस कर लो कि कितना जो है क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। लूप या पास आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन।
भाई लूप किसे कहते हैं, पास किसे कहते हैं, गई इसमें तो समझ लो, है ना, नैया डूब जाएगी। तो क्या करोगे इसके लिए, अपन क्या करेंगे इसके लिए, अगर हम जानते हैं कि जो है चुंबकीय बल रेखाएं बाहर, चुंबकीय बाहर साहब n से s की तरफ जाती है और साहब चुंबकीय अंदर है s से n की तरफ जाती है, जिससे एक बंद वक्र बनता है। इस वक्र को लूप या पास कहते हैं साहब। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो साहब अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसे फाई से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक वेबर होता है। अब ये देखिएगा वेबर होता है ना, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो ये आप कैसे करोगे विद्यार्थियों, इसको सुनिएगा जरा। हमारे पास क्या है, इकाई पृष्ठ है। इकाई पृष्ठ से ध्यान देना, इकाई पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कितनी इजी में बताई मैंने, इकाई पृष्ठ से गुजरने वाली, देखो इकाई पृष्ठ, मान लेता हूं मेरे पास ये इकाई पृष्ठ है। क्यों मान लूं सर, भाई साहब इसका एक तो इसका जो है लंबाई है, एक इसकी चौड़ाई है, हो गया कि नहीं इकाई पृष्ठ, ये इकाई पृष्ठ है। अब इस इकाई पृष्ठ से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, 10 जा रही है, 15 जा रही है, 50 जा रही है, एक भी नहीं जा रही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो इकाई पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। साहब एक भी नहीं जा रही है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, दिक्कत कहाँ आ रही है। अर्थात इकाई पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं बच्चों। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। अच्छा मैंने फ्लक्स क्यों पढ़ा है, क्योंकि मैं फ्लक्स का नहीं पढ़ाता तो फेराडे के नियम समझ में नहीं आते। अभी आपका टॉपिक है फेराडे का नियम। अच्छा चुंबकीय फ्लक्स आपका, मुझे उम्मीद है कि समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब फेराडे का नियम, भाई 2 नियम दिए उसने, पहला नियम सुन लो, उसके बाद दूसरा नियम सुन लेना। पहला नियम क्या है, फेराडे का पहला नियम क्या है, फेराडे के पहले नियम के अनुसार, ध्यान से सुनना, मैंने आपको ओरस्टेड के नियम का प्रयोग करते हुए ये बता दिया कि आप जो है विद्युत से चुंबक बना सकते हो, कि साहब विद्युत से आप क्या बना सकते हो, चुंबक बना सकते हो। जैसे मैंने बताया कि किसी भी आप रोड है, छड़ है, कुंडली है, उसमें धारा प्रवाहित करते हो तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो सब क्या आप चुंबक से विद्युत बना सकते हो, बिल्कुल चुंबक से विद्युत बना सकते हैं। और ये बनाने का कारनामा किसने किया, माइकल फेराडे ने। किसने किया, सर माइकल फेराडे। सुन लीजिएगा माइकल फेराडे ने कैसे क्या किया। माइकल फेराडे के अनुसार यदि, ध्यान से सुनना, यदि किसी कुंडली से संबंध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, दोबारा सुनो, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि किसी कुंडली से संबंध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। परंतु बच्चों पहला नियम ये नहीं बता पाया कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना EMF प्रोड्यूस हो रहा है। तो विद्यार्थियों ये जो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं माइकल फेराडे का नियम है और लेंज का नियम, इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोनों के दोनों, इसको जो है अगले वीडियो में लेते हैं। इस वीडियो को, चैनल को जो है लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच।